हेलो और वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट नर्सिंग के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यू देखने वाले हैं जो कि आरआरबी और नॉर्सर्ट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं स्टाफ नर्स का तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फर्स्ट जो ये सारे क्वेश्चन जो है ना 2024 में ही देखने को मिले थे। मैक्सिमम भारत रत्न अवार्ड वेयर गिवन इन विच ईयर। तो जो यहाँ पर लिखा है सबसे मतलब अधिकतम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिए गए थे। तो ये जो हमारा है कि यहाँ पर भारत रत्न अवार्ड सबसे ज़्यादा किस वर्ष यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा जो कि आपको लिखा है स्क्रीन में 2024, तो 2024 इसका राइट आंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड यूज ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट। तापमान को निम्नलिखित सभी विधियों का उपयोग करके मापा जा सकता है बजाय एक को छोड़ के। मतलब जो टेम्परेचर है सभी से नापा जा सकता है लेकिन एक से नहीं नापा जा सकता, वो क्या है। तो देखिए ओरल भी हम करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट, रेक्टल से भी करते हैं, ईसोफेगस साइड से भी कर सकते हैं, बट टेम्पोरल आर्टरी से हम मेजरमेंट टेम्परेचर का नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज थर्ड, टेम्पोरल आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर हम आते हैं। इन 35-year-old female USG show 2 mm mass and CA 125 is reactive. What is the diagnosis is this patient? 35 वर्षीय महिला में USG सेकेंड मिलीग्राम द्रव्यमान दिखाई देता है और CA 125 प्रतिक्रियाशील है। तो इस रोगी के लिए या फिर इस पेशेंट के लिए डायग्नोसिस क्या होगी। तो जो इसकी डायग्नोसिस होगी वो है ओवेरियन कैंसर। राइट आंसर इज ओवेरियन कैंसर, क्योंकि इसको यहाँ पर क्या देखने को मिला, यूएसजी कब देखा तो 2 mm का मास देखने को मिला है जो कि CA 125 इज रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। 32 वीक प्रेग्नेंट मदर इज हैविंग एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस एंड फीटल डिस्ट्रेस। व्हाट विल बी द डायग्नोज इन द पेशेंट। 32 ईयर प्रेग्नेंट मदर है जिसका एब्डोमिनल पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और टेंडरनेस भी देखने को मिलती है। इसके अलावा फीटल डिस्ट्रेस भी देखने को मिलता है। तो हम इस पेशेंट के लिए क्या डायग्नोसिस करेंगे। एब्रप्टिया प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, एबॉर्शन एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो राइट आंसर इज एब्रप्टिया प्लेसेंटा। राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर टेंडरनेस भी है, एब्डोमेन पेन भी है और फीटल डिस्ट्रेस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th में हम यहाँ पर देखते हैं 5-year-old बेबी ड्रंक कैरोसिन एक्सीडेंटली, व्हाट इज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट इन दिस केस। तो 5 साल का जो बच्चा है उसने कैरोसिन है जो कि एक्सीडेंटली इनहेल कर लिया या फिर ले लिया है, ड्रिंक कर ली है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, इस केस में हम क्या मैनेजमेंट देंगे। तो इस केस में मैनेजमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है गैस्ट्रिक लावेज, इंड्यूस वोमिटिंग, गिव एक्टिवेटेड चारकोल एंड एनपीओ टिल हेल्प अराइव। तो इसका जो राइट आंसर होगा एनपीओ टिल हेल्प अराइव। एनपीओ मीन्स हम बोल सकते हैं कि नथिंग बाय माउथ, हमें कुछ भी माउथ से मतलब उसे नहीं देना है जब तक कि हमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी एक्चुअल जो उसका ट्रीटमेंट है उसका वेट करना है, हमें यहाँ पर उसे माउथ से कुछ भी नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द फर्स्ट केस ऑफ कोविड पॉजिटिव केस इन इंडिया रिपोर्टेड इन। तो जो फर्स्ट केस था कोविड का हम बात कर सकते हैं कि इसका जो रिपोर्ट थी, तो कोविड पॉजिटिव का पहला जो मामला है या फिर रिपोर्ट है कहाँ दर्ज किया गया था। तो जो फर्स्ट है वो केस हम देखते हैं वो रिपोर्ट किया गया था केरला में। ऑप्शन दिए गए हैं अदर भी, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आंसर होगा इसका केरला। केरला इज अ राइट आंसर। देखिए यहाँ पर लिखा है केरला, इंडिया रिपोर्टेड इन फर्स्ट पॉजिटिव केस ऑफ the novel coronavirus from Kerala with a student who was studying in Wuhan University and has traveled to India testing positive for the virus। तो यहाँ पर बोला गया है कि भारत में जो यहाँ पर जो हमने देखा था कि नोवेल कोरोना वायरस है का पहला पॉजिटिव जो रिपोर्ट था या फिर पहला पॉजिटिव जो पेशेंट था केरल
में सामने आया था, जहाँ पर क्या हुआ था, एक छात्र जो कि वुहान विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था और भारत की जो यात्रा करने आया था, इंडिया आया था, तो उसमें देखा गया कि वायरस के लिए उसमें जब देखा गया, उसका टेस्ट किया गया, तो वो सकारात्मक परीक्षण लिया गया। तो इसी कारण से हम बोल सकते कि बोला गया कि स्प्रेड हो गया हमारे इंडिया में। तो ये वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला छात्र था, तो इसमें ही सबसे पहले पॉजिटिव केस देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपिथेलियल टिश्यू विच इज फाउंड इन द यूट्राइन ट्यूब्स इज स्क्वेमस, सीलिएटेड, कॉल्यूमर या फिर सिंपल। तो राइट आंसर इज सीलिएटेड। तो एपिथेलियल टिश्यू है जो, वो हमें जो गर्भाशय की नलियों में पाया जाने वाला कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है, जो भी एपिथेलियल टिश्यू है वो कौन सा है, तो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू हमें देखने को मिलता है, जो कि यूट्राइन ट्यूब्स में देखने को मिलता है। इसका देखिए डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, सीलिएटेड द फैलोपियन ट्यूब म्यूकोजल लेयर is a simple columnar epithelium composed of secretory and ciliated epithelial cell in order to provide the necessary environment for fertilization of the egg cell। तो जो सीलिएटेड फैलोपियन ट्यूब्स में म्यूकोशल जो लेयर होती है वो कैसी होती है, म्यूकोजल लेयर जैसे कि स्त्रावी लेयर होती है, और सीलिएटेड जो एपिथेलियल टिश्यू से बनी एक सरल या फिर सिंपल कॉल्यूमर एपिथेलियल होती है, जो अंडे की कोशिका के निषेचन के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करती है। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए, एग के फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करती है, एक अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। ये प्रॉपर इसको जो सीलिएटेड होती है हेल्पफुल होती है एग के लिए, एग को कैरी करने के लिए, एग को यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए सीलिएटेड ये म्यूकोजल जो ये सीलिएटेड हेल्पफुल होती है। जैसे कि अभी हमने देखा, fallopian tube mucosal layer is a simple columnar epithelial composed of secretory and ciliated epithelial cell in order to provide to necessary environment of fertilization of the egg cell। Next question है, passive movement of the head due to untwisting of the neck sustained during internal rotation is called। तो यहाँ बोला गया है कि जो आंतरिक मूवमेंट देखने को मिलता है, आंतरिक घर्षण के दौरान गर्दन के मुड़ने के कारण सिर की जो निष्क्रिय जो गति हो जाती है, जो पैसिव मूवमेंट देखने को मिलता है, उसे क्या कहा जाता है। इंटरनल रोटेशन के दौरान यहाँ पर जो पैसिव मूवमेंट देखने को मिलता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन एंड डिसेंट। तो राइट आंसर इज क्या होगा, रेस्टिट्यूशन, क्योंकि दिस इज द स्पॉन्टेनियस realignment of the head with the shoulders। Next question, question number 9, most common cause of postpartum hemorrhage। कौन सा कॉमन जो कि कॉज है, कारण है कि जो पोस्टपार्टम हेमरेज का कारण बनता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एब्रप्ट या प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर एटॉनिक यूट्रस। तो कॉमन कॉज की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन होता है, मोस्टली इस कारण से हेमरेज देखने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा एटॉनिक यूट्रस। एटॉनिक यूट्रस, एटॉनी ऑफ द यूट्रस ऑल्सो कॉल्ड यूट्राइन एटॉनी, समय यूट्राइन एटॉनी के नाम से भी जानते हैं, इज अ सीरियस कंडीशन कैन दैट अकर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इट अकर व्हेन द यूट्रस फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द डिलीवरी। तो ये बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है। इस कंडीशन में होता क्या है कि यूट्रस फेल हो जाता है, मतलब जल्दी से, या फिर बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है आफ्टर डिलीवरी। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, जो आफ्टर डिलीवरी तुरंत जो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, एंड इट कैन लीड टू अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नोन एज पोस्टपार्टम हेमरेज। तो इस कारण से क्या होता है, कंटिन्यू हेमरेज होता जाता है और ये एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जिससे कि एक बोल सकते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो एटॉनिक यूट्रस में हमें देखने को मिलता है यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल लंग्स कैपेसिटी इन द हेल्दी एडल्ट मेल इन अप्रॉक्सीमेट। तो टोटल लंग्स की कैपेसिटी एक हेल्दी एडल्ट मेल में कितनी होती है, 500 ml, 5000 ml, 6000 ml या फिर 6000 लीटर।
तो यहाँ पर लीटर की बात की है कि इसमें क्षमता कितनी होनी चाहिए, तो इसका जो है 6000 लीटर इज अ राइट आंसर। लंग्स कैपेसिटी कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक लंग्स ऑफ 6000 होगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट डेथ ड्यू टू कोविड वॉज रिपोर्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन केरला। तो केरल में कोविड के समय जो भी हुआ था, पहली मौत किस जिले में हुई थी, है ना। केरल में तो हुई थी, लेकिन केरल के किस जिले में हुई थी, तो यहाँ पर लिखा है कासरगोड, एर्नाकुलम, त्रिवेंद्रम या फिर मलप्पुरम। तो इसका राइट आंसर है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम में केरला के जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पर कोविड के कारण डेथ हुई थी, तो वो था एर्नाकुलम। एर्नाकुलम कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सबसे पहले कोविड के कारण मौत हुई थी। तो एर्नाकुला, a 69-year-old man who was admitted to the COVID-19 care center and Ernakulam died at 8 p.m. on March 28. He is Kerala first COVID-19 victim. तो ये जो था 69-year-old man था, ये कोविड केयर तो प्रोवाइड हो रही थी, लेकिन उसकी डेथ 28 मार्च को हो चुकी थी। वो फर्स्ट विक्टिम था केरला में। नेक्स्ट, which of the following cell of the body are is almost constant mitosis। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछा क्या गया है कि ऐसी कौन सी सेल है हमारी बॉडी में जो मोस्टली एक जगह पर रहती है, स्थिर रहती है। नर्व सेल, स्टोमक सेल, मसल सेल या फिर रीनल सेल। तो राइट आंसर होगा इसका स्टोमक सेल, जो कि एकमात्र ऐसी सेल है जो कि ऑलमोस्ट क्या रहती है, एक जगह पर रहती है। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट एरिया इन द मिड लाइन ऑफ द एब्डोमेन ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन एक्सटेंडिंग फ्रॉम जिफिस्टर्नम टू सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो गर्भवती की जो महिला होती है, प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है, उसके बोल सकते कि मध्य पेट के सेंटर में भूरे काला रंग का जो क्षेत्र होता है, जो कि जेफिस्टर्नम और सिम्फाइसिस प्यूबिस तक फैला हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं। स्टर्नी ग्रेविडम, क्लोज्मा ग्रेविडम, लीनिया अल्वा या फिर लीनिया नाइग्रा। तो इसका राइट आंसर होगा लीनिया नाइग्रा। जो हमें पेट के बीच में एक जो सेंट्रल लाइन देखने को मिलती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो कौन सी होती है, वो लीनिया नाइग्रा देखने को मिलती है। लीनिया नाइग्रा ऑफन रेफर टू अ प्रेगनेंसी लाइन, इट इज लाइनर हाइपरपिगमेंटेशन दैट कॉमनली अपीयर टू द एब्डोमेन, जो कि हमें मोस्टली एब्डोमेन में देखने को मिलती है। Next question is, which hormone produced by the ovaries inhibit the secretion of FSH and LH। तो ओवरी से ऐसा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस्ड होता है जो कि क्या करता है, FSH और LH को क्या करता है, इनहिबिट करता है या फिर उसके सीक्रेशन को रोकता है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिन या फिर GnRH। सो राइट आंसर इज इनहिबिन। इनहिबिन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, जो कि ओवरी से प्रोड्यूस होता है और क्या करता है, FSH और LH को क्या करता है, इनहिबिट करता है। जो कि कहाँ से हमें देखने को मिलता है, ओवरीज प्रोड्यूस इनहिबिन विच इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ FSH एंड LH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि हमें एंटीरियर पिट्यूटरी से देखने को मिलता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ही हमें इस हार्मोन का सीक्रेशन देखने को मिलता है। तो इसका ये होगा हमारा राइट आंसर, इनहिबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेंट। एक्रोसोम जो स्पर्म कंटेंट है वो कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोमल एंजाइम, न्यूक्लियर मटेरियल, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि स्पर्म में ऑलरेडी सेल्स देखने को मिलते हैं। तो एक्रोसोम जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलेगा, लाइसोसोमल एंजाइम्स तो हैं ही, उसके जो एक्रोसोम्स होते हैं उसमें हैं, न्यूक्लियर मटेरियल्स भी देखने को मिलेंगे, तभी तो न्यू बेबी बनेगा। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो होगा हमारा आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोमल एंजाइम, न्यूक्लियर मटेरियल, ये तीनों ही देखने को मिलेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव। एक्रोसोम इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑन द हेड ऑफ स्पर्म सेल। एक्रोसोम फॉर्मेशन इज
completed during testicular maturation of the sperm. Next question, which blood group can be transfused into an ORH या फिर RH नेगेटिव पेशेंट? तो देखिए OH या फिर RH नेगेटिव जो पेशेंट को कौन सा ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं? तो इसका देखिए राइट आंसर तो क्या होगा, क्योंकि देखिए फर्स्टली तो O नेगेटिव है उसका, तो O नेगेटिव को कोई भी ब्लड यहाँ पर ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते हैं बजाय नेगेटिव के। तो RH नेगेटिव होगा तो ही हम क्या कर पाएंगे, उसे ट्रांसफ्यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा कि OH जो रोगी में कौन सा रक्त समूह चढ़ाया जा सकता है, वो भी नेगेटिव में। तो इसका आंसर क्या होगा हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, दिस पेशेंट कैन ओनली रिसीव्ड प्रीसियसली मैच्ड ब्लड फ्रॉम एन ORH या फिर ORH negative donor because their ORH negative blood will possess both antibodies A and antibody B. तो RH जो नेगेटिव होगा वो ही ORH नेगेटिव को RH नेगेटिव ही दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रहता है, जो कि हमारे एंटीबॉडीज़ A और एंटीबॉडीज़ B दोनों ही प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। तो इसमें कोई भी ब्लड नहीं हो सकता ट्रांसफ्यूज, ओनली यहाँ पर RH नेगेटिव ही हमें देखने को मिलेगा, RH नेगेटिव को ही हम ट्रांसफ्यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट, द म्यूकोजा ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस सीक्रेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकोजा कौन सा प्रेजेंट देखने को मिलता है या फिर किसका सीक्रेशन होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकोशल में किसका सीक्रेशन होता है या फिर क्या सीक्रेट होता है, एल्केलाइन, एसिडिक, नेचुरल या फिर बोथ एल्कलाइन एंड एसिडिक। तो कैसा होता है जो म्यूकस होता है वो किस तरह का होता है, एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है या फिर नेचुरल होता है या फिर दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर होगा एल्कलाइन, कि बड़ी आंत की जो म्यूकोसा में क्या होता है, क्षारीय एल्कलाइन सीक्रेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। Alkaline, this thick alkaline secretion are produced by the goblet cell of the intestine wall. They lubricate and neutralize the feces. Acid there passes through the intestine and reducing erosion of the intestinal lining. Alkaline जो कि हमें देखने को मिलता है गॉबलेट सेल में देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइन वॉल में देखने को मिलेगा, जो कि क्या करता है, लुब्रिकेट करने के लिए हेल्पफुल होता है, न्यूट्रलाइज करता है मतलब फीसेस को, एंड इजिंग द ईजी पासेस, इंटेस्टाइन से इजी पास करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इरोजन से जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, अगर उसमें लुब्रिकेंट रहेगा तो फूड के कारण, कुछ मटेरियल्स के कारण वो जो लाइनिंग होती है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग होगी, वो रप्चर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम पेप्सिन डाइजेशन विच डाइटरी कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो किस आहार घटक को पचाता है या फिर हम बोल सकते हैं किसको पचाने में काम करता है। पेप्सिन एंजाइम किसे डाइजेस्ट करता है, तो पेप्सिन एंजाइम का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो राइट आंसर होगा कि पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होगा प्रोटीन के लिए। Next, which hormone act the intestine and cause increased calcium absorption? Calcitonin, calcitrol, thyroxine, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो कौन सा हार्मोन आंतों का कार्य करता है और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है? तो राइट आंसर इज कैल्सिट्रॉल। इसका होगा राइट आंसर, कैल्सिट्रॉल ही एकमात्र है जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है। कैल्सिट्रॉल, द हार्मोनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्रिकर्सर इन द सेल ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलाटोनिन इज सीक्रेटेड बाय। तो मेलाटोनिन सीक्रेटेड किसके द्वारा होता है? द पैनक्रियाज, द पीनियल ग्लैंड, केराटिनोसाइट्स ऑफ द स्किन,
and the ovaries. Right answer is the pineal glands. Pineal glands, melatonin is produced by the pineal gland is secret the reduce of the response to strong sunlight. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट इन स्वेट? ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि स्वेटिंग में देखने को नहीं मिलता है? यूरिया, कैल्शियम, लैक्टिक एसिड एंड वाटर. राइट आंसर इज कैल्शियम. ये एकमात्र है जो कि स्वेट में प्रेजेंट नहीं होगा. द डर्मिस कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट है किसमें हमें देखने को मिलता है? ब्लड वेसल्स में, स्वेट ग्लैंड में, सेंसरी नर्व एंडिंग में या फिर सेबेसियस ग्लैंड में. तो राइट आंसर होगा सेबेसियस ग्लैंड. डर्मिस हमें फाउंड हो गया, पर डर्मिस जो कंसिस्ट होता है सेबेसियस ग्लैंड से. व्हाट डज ABPU स्टैंड फॉर? अलर्ट वॉइस पेन, अनरिस्पॉन्सिव अवेक वॉइस पेन, अनरिस्पॉन्सिव अलाइव वॉइस पिंच, अनरिस्पॉन्सिव asleep वॉइस पेन, अनरिस्पॉन्सिव. राइट आंसर इज अलर्ट वॉइस पेन, अनरिस्पॉन्सिव. Unresponsive is the system by which healthcare professional can measure and record patient level of consciousness. तो इसका भी पता होना चाहिए. अलर्ट वॉइस पेन, अनरिस्पॉन्सिव जो भी होगा स्केल है, एंड एक्रोनिम फ्रॉम अलर्ट वर्बल पेन अनरिस्पॉन्सिबल इन अ सिस्टम बाय विच हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैन मेजर रिकॉर्ड पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियस. पेशेंट के कॉन्शियस लेवल को रिकॉर्ड करने के लिए हेल्पफुल होता है इस स्केल का. द मोस्ट एविडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी. कौन सी जो टिश्यू है वो जो कि बहुत ही एविडेंट होती है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती, ज़रूरी होती है? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल्स एंड नर्वस. राइट आंसर इज कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस केरला? तो जो केरला के हेल्थ सर्विस डायरेक्टर हैं वो कौन हैं? के सिलाजा, डॉक्टर सरिता आरएल, डॉक्टर रवि आर मेनन या फिर डॉक्टर जेरिना बेगम. राइट आंसर इज डॉक्टर सारिका आरएल. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडुला ऑब्लिंगेटा इज ऑल्सो नोन एज. सो राइट आंसर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा. ऑप्शन कई सारे दिए हुए हैं हमें, तो राइट आंसर होगा सेकंड जो कि आपको रेड कलर से देखने को मिल रहा है, माइलेनोएन्सेफेलॉन. राइट आंसर इज माइलेनोएन्सेफेलॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? किसने 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के? डैनियल फ्रॉड, हेनरी फ्योल, मैरी फ्लॉड एंड टैरोल. सो यहाँ पर राइट आंसर होगा हेनरी फ्योल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वर्टोग्राम इज यूज फॉर द डायग्नोसिस. इन्वर्टोग्राम का उपयोग किसके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है? एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, ट्रैकियोइसोफेजल फिस्टुला, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एंड हिर्शबर्ग डिसीज. सो राइट आंसर इज एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के लिए इन्वर्टोग्राम का यूज़ किया जाता है डायग्नोसिस के लिए. तो राइट आंसर होगा एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन. तो ये थे आज के हमारे 28 क्वेश्चंस जो कि कई बार पूछ लिए जाते हैं, और ये अभी न्यू अपडेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि अभी अभी हमें इंस्टेंट देखने को मिले हैं. तो आई होप कि आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी. तो शेयर करिए अगर आपके लिए हेल्पफुल है, और इस क्वेश्चन को भी एक बार आप राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियोज़.